लगता है ज्यादा चाय पीकर पेट में गैस बन गई है। जरा छत पर टहल कर आता हूँ। हाँ हाँ टहलाओ, मेरे तो घुटने दर्द कर रहे हैं, मुझसे तो नहीं चला जाएगा। श्यामलाल जल्दी से छत पर जाता है और अपना फोन निकालकर एक लड़की से बात करने लगता है। कैसी हो रीता डार्लिंग, तुम्हारी बड़ी याद आ रही थी इसलिए कॉल किया। अच्छा ये बताओ, तुम्हें भी मेरी याद आ रही है या नहीं? फोन रख दे बुड्ढे, अगली बार से फोन किया ना तो तेरे घर आकर तेरी बीवी को सब बता दूंगी और हंगामा कर दूंगी, समझा? बूढ़ा कहीं का। ओफो, न जाने ये जवान लड़कियां दोस्ती क्यों नहीं करना चाहती मुझसे। श्यामलाल एक नंबर का ठरकी बुड्ढा है। वो अपनी पत्नी और बेटे बहू के साथ नागपुर में रहता था, लेकिन उसे अब अपनी पत्नी कुछ पसंद नहीं आती थी क्योंकि वो बुढ़ी हो गई थी और अक्सर बीमार ही रहती। इसलिए अब वो अपने लिए नई जवान दुल्हन तलाश कर रहा था। इसलिए वो नई नई लड़कियों को फोन करता ताकि कोई न कोई तो उसके जाल में फंस जाए। बहू गर्भवती थी, इसलिए गायत्री भी उसके काम में मदद करती थी, लेकिन वो बूढ़ी थी इसलिए उसे थोड़ा ज्यादा समय लगता था, जिस कारण श्यामलाल उस पर गुस्सा करने लगता था। हद है गायत्री, कब से चाय के लिए बैठा हूँ। एक कप बनाने गई हो या पूरे गांव के लिए जो इतना समय लग रहा है? बाबूजी, माँ जी अब बूढ़ी हो गई है, अब उनसे इतना काम नहीं हो पाता, इसलिए थोड़ा समय लगता है। मैं अभी चाय बना कर ले आती हूँ। जी ये लीजिए चाय। तू ही पी, अब सारा मूड खराब कर दिया। अगर तुझसे अब ये काम नहीं हो पा रहा तो मैं अपने लिए दूसरी बीवी ले आता हूँ। वैसे भी तू तो बीमार ही रहती है, ऊपर से घुटनों में दर्द रहता है वो अलग, 2 कदम ठीक से चल भी नहीं सकती। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे रहते हुए आप दूसरी शादी करेंगे? हाँ। तभी उनका बेटा आलोक भी वहाँ आ जाता है। क्या हुआ माँ, तुम रो क्यों रही हो? देख तो तेरे बाबूजी क्या कह रहे हैं, वो दूसरी शादी कर लेंगे। बाबूजी आप भी क्यों माँ को छेड़ते रहते हो? जानते हो ना वैसे ही वो कितनी इमोशनल है। और मेरे इमोशन का क्या है? मेरा मौज मस्ती करने का मन नहीं करता क्या? ये बोलकर श्यामलाल वहाँ से निकल गया और अपने दोस्त के साथ बाहर चाय की टपरी पर बैठ गया और आने जाने वाली लड़कियों को ताड़ने लगा। यार आजकल की लड़कियों में क्या गजब की खूबसूरती है। एक हमारा जमाना था जहाँ माँ बाप खुद ही लड़की देखकर आ जाते थे, दूल्हा तो सुहाग रात वाले दिन ही उसका चेहरा देखता था। असली मजा तो शादी का आज के जमाने में। हाँ तो कर लेना शादी, किसने रोका है? पास के गांव में ही रामदीन नाम का एक बुढ़ा रहता था, उसकी 2 जुड़वा बेटियां जिनकी गरीबी के कारण कहीं शादी नहीं हो रही। तू कहे तो मैं बात करके देखूं, तेरे पास तो अच्छे खासे पैसे हैं, वो आसानी से मान जाएगा। देख तो मेरे फोन में उनकी फोटो भी है। उन दोनों बहनों को देखकर तो श्यामलाल जैसे पागल ही हो गया। अरे वाह, क्या खूबसूरती है दोनों की। ये दोनों मिल जाएं तो मेरे दोनों हाथों में लड्डू होंगे। गायत्री को तू मरने दे, अब मुझे उसका डर नहीं है। तू तो बस जल्दी से इसके बाप से बात कर, एक बार सौतन घर में आएगी तो गायत्री कुछ नहीं कह पाएगी। हाँ। अब श्यामलाल उनकी फोटो को देखकर सपने संजोने लगा। उसके दोस्त मदन ने रामदीन को पैसे का लालच दिया और वो अपनी दोनों बेटियों की शादी श्यामलाल से करवाने के लिए मान गया। ये सुनकर श्यामलाल बड़ा खुश हुआ। अब आएगा मजा, दोनों हाथों में लड्डू। मैं तो आज ही उन दोनों से शादी कर लूंगा। श्यामलाल सरकारी नौकरी से ऊंचे पद से रिटायर्ड था, जिस कारण उसे अच्छी खासी पेंशन मिलती थी। उसने जल्दी से शादी का जोड़ा खरीदा और उसे पहनकर दोनों जुड़वा बहनों से मंदिर में जाकर शादी कर ली। शादी कर वो दोनों जुड़वा बहनों को घर ले आया। श्यामलाल को शादी के कपड़ों में और वरमाला पहनकर 2 पत्नियों के साथ आते देख उसके बेटे बहू और पत्नी के तो होश ही उड़ गए। ये दोनों कौन है और आपके साथ इन कपड़ों में और वरमाला, क्या है ये सब? ये दोनों जुड़वा बहनें हैं और अब से तुम्हारी सौतनें हैं। हमने शादी कर ली है। ये क्या किया आपने? आपने सच में शादी कर ली, अब मेरा क्या होगा? बाबूजी ये कोई उम्र है शादी करने की? शादी की कोई उम्र नहीं होती और अब से ये तुम्हारी माँ है, इन्हें माँ कहकर बुलाओ। आपको शर्म आनी चाहिए बाबूजी, ये दोनों तो मुझसे भी छोटी लगती है, मैंने माँ नहीं कह सकता।
लेकिन सच तो यही है कि आज से हम तुम्हारी माँ है और तुम हमें माँ ही कहना बेटा। खबरदार जो मेरे बेटे को बेटा कहा तो। ए बुढ़िया चुप कर, ज्यादा जुबान मत चला। अब हम भी इस घर की मालकिन है। तू ज्यादा चपड़ चपड़ करती होगी तभी तो तेरा पति परेशान है तुझसे। बिल्कुल सही कहा तुमने। देखा बुढ़िया कितनी समझदार है। ये पहले दिन ही मुझे कितना समझ गई। चलो डार्लिंग अब अंदर चलो। अरे बुढ़िया आज हमारा बिस्तर सजा देना। आज मेरी जुड़वा पत्नियों के साथ सुहाग रात है। चलो डार्लिंग। गायत्री फूट फूट कर रोने लगी। अब अगले दिन से उन दोनों बहनों ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। ए चल उठ, बैठी क्या है, जल्दी से पोछा लगा। लेकिन मैं माँ बनने वाली हूँ और मुझे पोछा लगाने में दिक्कत होती है। एक दूंगी ना रपटा तो अच्छे से समझ आ जाएगा। चल जल्दी से पोछा लगा। और तू बुढ़िया तू जाकर सबके लिए खाना बना। और वो इसी तरह उन दोनों से काम लेती। कुछ समय बाद श्यामलाल की बहू को प्रसव पीड़ा हुई और उसने एक बेटे को जन्म दिया। इस बुढ़े की बहू को तो बेटा हो गया, अब वो सारा प्यार उसी पर लुटाएगा। अब वो एक रोज मौका मिलते ही उस बच्चे को लेकर जंगल में फेंकने के लिए जाने ही लगी थी कि तभी श्यामलाल आ गया। अरे मेरा बाबू इधर आ, चल दादा की गोदी में खेलेगा। अब वो उसे अपने साथ खिलाने लगा। अब श्यामलाल हर वक्त अपने पोते पर बहुत प्यार लुटाता। अब ये बुढ़ा अपने प्यार में व्यस्त हो गया है। अब हमें इसका घर साफ करके यहाँ से निकल जाना चाहिए। ठीक कहती हो, आज इस काम को अंजाम देते हैं। रात को वो दोनों घर के गहने और पैसे चोरी करके वहाँ से भागने लगती है कि तभी गायत्री पानी पीने के लिए बाहर आई तो उसने सब देखा। पकड़ो पकड़ो चोर चोर, उसकी आवाज सुनकर सभी वहाँ आए। तुम दोनों को मैंने रहने के लिए घर दिया है, इतना ऐशो आराम दिया, इज्जत दी, और तुम दोनों ही मेरे घर में चोरी कर रही थी। तुम दोनों से लाख गुना अच्छी तो मेरी गायत्री है। श्यामलाल ने उन दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया और गायत्री से माफी मांगी। आप क्या कर रही हो माँ? खाना बना रही हूँ बेटा। माँ मुझे भी सिखाओ ना खाना बनाना। क्यों, तुम क्यों बनाओगे खाना? आप सारा दिन मेरे और बाबा के लिए खाना बनाती रहती हो, कितनी मेहनत करती हो। मुझे भी सिखा दो ना ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। बात तो अच्छी सोची तुमने, लेकिन खाना बनाना इतना आसान नहीं है और तुम अभी छोटे भी तो हो। जब बड़े हो जाओगे तो सिखा दूंगी, ठीक है? नहीं माँ, आप मुझे सिखाओ ना, मुझे अभी सीखना है। ओहो, जिद मत करो भुवन, बाहर जाकर दोस्तों के साथ खेलो ना। और जरा ये बताओ, स्कूल का सारा काम हो गया तुम्हारा? हाँ माँ, सारा काम कर लिया और आज मेरे दोस्त भी नहीं आए खेलने, तो आप मुझे खाना बनाना सिखाओ ना। अच्छा बाबा ठीक है, चलो आओ। सबसे पहले रोटी बनाना सिखाती हूँ। देखो, पहले थोड़ा सा आटा लो, बस इतना काफी रहेगा हम 3 लोगों के हिसाब से। फिर इसमें धीरे धीरे पानी मिलाओ और ऐसे इस तरह से इसे गूंथना शुरू करो। बस याद रहे कि पानी ज्यादा ना होने पाए, वरना वो कहावत सुनी है ना, गरीबी में आटा गीला। अच्छा, तो इस कहावत का मतलब ये होता है। अरे वाह माँ, ये आटा तो कितनी जल्दी गुद गया। अब आगे क्या करेंगे माँ? ये है भुवन, अपने माता पिता का इकलौता बेटा। उस दिन भुवन ने अपनी माँ मालती से जिद की तो मालती उसे रोटियां बनानी सिखाने लगी। भुवन बहुत समझदार था, वो कोई भी चीज बहुत जल्दी सीख लेता था। अगले दिन भुवन और मालती रसोई में काम कर रहे थे, तभी उसके पिता राकेश वहाँ गए। अरे ये क्या कर रहे हो भुवन बेटा? बाबा, मैं माँ से खाना बनाना सीख रहा हूँ। वाह भाई वाह, तो आज का खाना तुम बना रहे हो क्या? नहीं बाबा, अभी तो बस आटा गूंथना सीखा है। वैसे तुम ये खाना बनाना सीख क्यों रहे हो? माँ सारा दिन रसोई में गर्मी में हम सबके लिए खाना बनाती है, तो मैंने सोचा कि अगर मैं भी खाना बनाना सीख जाऊँ तो मैं माँ की मदद कर सकता हूँ ना। और बाबा, माँ ने मुझसे वादा किया है कि वो शाम को मुझे सब्जी बनाना भी सिखाएंगी। अच्छी बात है ये तो। मालती और राकेश खुशी खुशी अपने बेटे भुवन के साथ जिंदगी जी रहे थे, लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिनों के बाद मालती को डेंगू का बुखार हो गया और बीमारी इतनी बिगड़ गई कि वो चल बसी। उसके जाने के बाद भुवन की देखरेख के लिए राकेश ने दूसरी शादी कर ली। ऐसे ही कई साल बीत गए, लेकिन एक दिन फैक्ट्री में काम करते हुए राकेश भी एक हादसे का शिकार हो गया और चल बसा। हाय राम, ये क्या हो गया? आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? किसके सहारे जिंदगी कटेगी मेरी? छोटी माँ, आप फिक्र मत करो, भगवान जरूर हमारा ख्याल रखेंगे।
चुप कर, दूर हट मुझसे, नास पिटा कहीं का। घर में अकेला राकेश ही कमाने वाला था और अब वो भी नहीं था। कविता ने अपने मायके जाने का फैसला किया। वो भुवन को भी अपने साथ ले गई और फिर कविता, पर तू इसे क्यों साथ ले आई? जब इसका बाप ही नहीं रहा तो फिर इसकी जिम्मेदारी तू क्यों ले रही है? अरे माँ, ये बहुत बढ़िया लड़का है, बहुत ही अच्छा खाना बनाता है, झाड़ू पोछा भी कर लेता है। अच्छा, फिर तो तूने ठीक किया, बिना पगार का नौकर ले आई। भुवन ने कविता और उसकी माँ के बीच हुई ये बात सुन ली थी। वो उदास था। ऐसा अनुमान मेरी माँ का जो तुझे यहाँ अपने घर में रखने को वो तैयार हो गई, लेकिन तू भी ना जरा तमीज से रहना। यहाँ आज से ये रसोई तेरा घर है, वहाँ तेरे लिए चटाई डाल दूंगी मैं, वहीं सोना और दिन भर खाना बनाना, समझा? जी छोटी माँ। कविता ने भुवन के लिए रसोई में ही चटाई और एक तकिया रख दिया। 3 वक्त का खाना बनाने की पूरी जिम्मेदारी अब बेचारे भुवन पर ही थी। वो सारा दिन सभी के लिए खाना बनाने में लगा रहता। ना तो कविता उसकी मदद कर रहा थी और ना ही कविता की माँ सरला। भुवन बेचारा जब तक सभी को नाश्ता करवाता तब तक दोपहर के खाने का वक्त हो जाता, और जब तक दोपहर का खाना खत्म होता तब तक रात के खाने की तैयारी का वक्त हो जाता, और उसके बाद रात को फिर से सुबह के नाश्ते की तैयारी। हालांकि इतना काम होने के बावजूद भुवन हर रोज एक से बढ़कर एक चीजें बनाता था। फिर एक दिन, वाकई में कविता, तूने सच कहा था, ये तो अलादीन का जिन निकला। बस मुझे क्या हुआ माँ, बोलो? अरे बस वही सोच रही हूँ कि ये इतना काम करता है, किसी दिन छोड़ छाड़ कर भाग न जाए, वरना हम कैसे बनाएंगे 10-10 लोगों का खाना। उसकी चिंता आप मत करो माँ, कहीं नहीं जाएगा ये, मेरे अलावा इस दुनिया में कोई है ही नहीं इसका। जो है हम ही है, समझी? ये तो बढ़िया है। चल अब जल्दी से बता, रात के खाने में क्या बनवाऊं? ऐसे ही कई साल बीत गए। हर रोज 10 लोगों का खाना बनाते हुए भुवन का हाथ अब रसोई में पक्का हो चुका था, तो अब वो पहले से बेहतर खाना बनाने लगा था। लेकिन लगातार काम की थकान ने उसे काफी कमजोर कर दिया था, और फिर उसकी सेहत का ख्याल रखने वाला भी तो कोई नहीं था। नतीजा ये हुआ कि एक दिन वो रसोई में खाना बनाते बनाते बेहोश हो गया, और फिर कुछ दिनों तक कविता और उसकी माँ सरला को सबके लिए खाना बनाना पड़ा। हाय कविता, मेरी तो हालत खराब हो गई। डर तो ये सोचकर लग रहा है कि कहीं ये मर गया तो। अरे जरा शुभ शुभ बोलो माँ, मेरी तो 2 दिन में ही खाना बनाकर हालत खराब हो गई। अब भगवान से दुआ करो कि ये जल्दी ठीक हो जाए, वरना ये मरे या ना मरे मैं जरूर मर जाऊंगी इस रसोई की गर्मी से। बीमार भुवन ये सारी बातें सुन रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि उसकी सौतेली माँ और नानी उसके ठीक होने की दुआ इसलिए कर रहे हैं कि वो फिर से रसोई संभाल ले। उस दिन उसका दिल टूट गया। इसके बाद उसने खाना पीना बिल्कुल ही छोड़ दिया और वाकई अपनी मौत का इंतजार करने लगा। फिर एक दिन भुवन के सपने में, बेटा भुवन। माँ, आप कहाँ चली गई थी माँ? क्यों चली गई मुझे छोड़कर? मैं यही हूँ मेरे बच्चे, तेरे एकदम पास। कितना बड़ा हो गया रे तू। आप मुझे भी अपने साथ ले चलो, ये दुनिया बहुत मतलबी है, मुझे यहाँ नहीं रहना। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, तुम्हें तो अभी बहुत कुछ करना है, और वो तुम कैसे करोगे यही बताने में आई हूँ। बेटा अब तुम इस घर को छोड़ दो और किसी अच्छे ढाबे में या होटल में अपने लिए नौकरी ढूंढो, जिंदगी में आगे बढ़ो, तुम बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। मुझे तुम पर और तुम्हारी खाना बनाने की कला पर पूरा भरोसा है। तेरी माँ का आशीर्वाद तेरे साथ है बेटा। ये कहकर मालती चली गई और उसके जाने के बाद भुवन नींद से उठ बैठा। अब उसे उसकी माँ मालती ने एक नई दिशा दिखा दी थी। वो फौरन उठकर घर से बाहर चल दिया और शाम तक उसे एक बड़े ढाबे में रसोइये की नौकरी भी मिल गई। मेहनती भुवन ने जल्दी ही अपने काम से सबको खुश कर दिया और फिर कुछ ही दिनों में उसके पास अपना घर था और अपनी मोटरसाइकिल भी। उस दिन वो बहुत ही खुश था। फिर उसी रात नींद में, माँ आपकी बात सच हो गई, अब मेरा अपना कैफे है, कमाई भी बहुत अच्छी हो गई है। ये सब आप ही की वजह से हुआ है माँ। नहीं बेटा, तुम्हारी मेहनत की वजह से हुआ है ये सब। सदा खुश रहो, बस अब तुम्हें और मेहनत करते जाना है। और मेहनत? पर क्यों माँ, मैं खुद के लायक काफी कमा लेता हूँ। लेकिन अब तुम्हें खुद से बढ़कर सोचना है। अपने जैसे कई और लोगों की मदद करनी है जो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन किसी न किसी मजबूरी की वजह से कर नहीं पाते। तुम्हें उन सब का सहारा बनना है बेटा। ये कहकर मालती फिर गायब हो गई और पिछली बार की तरह इस बार भी अपने बेटे को नई राह और नया मकसद दे गई।